2026 सिर्फ एक नया साल नहीं है। हो सकता है ये भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक गर्म साल बनने वाला हो। एक ऐसी गर्मी जो सिर्फ पसीना नहीं निकालेगी, बल्कि शहरों को जला देगी, खेतों को सुखा देगी और करोड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल देगी। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि 2026 इंडिया का हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड बन सकता है। सोचिए, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां आज 45 डिग्री पर लोग परेशान हो जाते हैं, वहां तापमान 50 डिग्री के पार जा सकता है। लेकिन असली खतरा दिन की गर्मी नहीं है। असल खतरा है वो रात, जब तापमान नीचे ही नहीं आएगा, जब पंखा भी गर्म हवा फेंकेगा, जब शरीर को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जब शरीर रात भर ठंडा नहीं हो पाता, तब हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक और मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उन लोगों पर जो सड़क पर काम करते हैं, डिलीवरी बॉयज, मजदूर, रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर्स और वो परिवार जिनके घर एसी तो दूर, लगातार बिजली भी नहीं आती। करोड़ों लोग इस गर्मी के सीधे निशाने पर होंगे। लेकिन सवाल है, क्या 2026 की गर्मी अचानक आने वाली है? नहीं, इसके पीछे एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम काम कर रहा है जो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में शुरू होता है और पूरे भारत की किस्मत बदल सकता है। नाम है सुपर एल नीनो। और अगर प्रेडिक्शन सही निकले तो आने वाले महीनों में भारत वो देखने वाला है जो पहले कभी नहीं देखा गया। अगर आपको लग रहा है कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, तो इतिहास के पन्ने खोलकर देखिए। साल था 1877। भारत पर अंग्रेजों का राज था और उसी साल एक भयानक गर्मी और सूखे ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। बारिश गायब हो गई, नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए, फसलें खत्म, अनाज खत्म, पानी खत्म। जो लोग कल तक खेती करते थे, वो आज एक मुट्ठी अनाज के लिए सड़कों पर भटक रहे थे। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैसूर, हैदराबाद, भारत के बड़े हिस्सों में भुखमरी फैल चुकी थी। गांव के गांव खाली होने लगे, सड़कों पर लोग गिर रहे थे। हर तरफ भूख, बीमारी और मौत का सन्नाटा था। इतिहासकार मानते हैं कि इस फैमिन में लाखों नहीं, करोड़ों लोग मारे गए। कुछ एस्टिमेट्स इसे 1 करोड़ से भी ऊपर बताते हैं। सोचिए, एक प्राकृतिक घटना जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट को हिला दिया। और शॉकिंग बात सिर्फ भारत नहीं थी। उसी समय चाइना, ब्राजील, अफ्रीका के कई हिस्सों में भी भयानक फैमिन देखा गया। मतलब ये सिर्फ लोकल डिजास्टर नहीं था, पूरी दुनिया एक इनविजिबल क्लाइमेट इवेंट से प्रभावित हो रही थी। उस डिजास्टर के पीछे था मेगा एल नीनो, एक ऐसा ओशन फेनोमेनन जो हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में शुरू हुआ, लेकिन उसकी मार भारत की धरती पर पड़ी। अब फर्क सिर्फ इतना है, 1877 में लोग फैमिन से मरे थे, लेकिन अगर आज वैसा ही पावरफुल एल नीनो आया तो मौत का कारण भूख ही नहीं होगा। हीट वेव्स, वाटर क्राइसिस, क्रॉप फेलियर, इन्फ्लेशन, डिसीज, मॉडर्न दुनिया के मॉडर्न डिजास्टर्स होंगे। हिस्ट्री खुद को एग्जैक्टली रिपीट नहीं करती, लेकिन वार्निंग जरूर देती है। और 1877 2026 के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। अब सवाल आता है, ये एल नीनो आखिर है क्या, जिसका असर भारत की गर्मी और बारिश तक पहुंच जाता है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशन। ये इतना बड़ा है कि पृथ्वी के मौसम का इंजन माना जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में पैसिफिक ओशन के ऊपर तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ये हवाएं अमेरिका की तरफ से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहती हैं। इन हवाओं की वजह से समुद्र की सतह पर मौजूद गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है और साउथ अमेरिका के पास नीचे से ठंडा पानी ऊपर आने लगता है। यही नॉर्मल बैलेंस है। जहां गर्म पानी होता है, वहां ज्यादा इवेपोरेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है। इसीलिए नॉर्मल ईयर्स में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया रीजन को अच्छा मॉनसून मिलता है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए, अगर ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाएं। जब ट्रेड विंड्स वीक होती हैं, तो गर्म पानी वापस पैसिफिक ओशन के बीच और ईस्ट साइड में फैलने लगता है। साउथ अमेरिका के पास जो ठंडा पानी ऊपर आना चाहिए था, वो रुक जाता है। रिजल्ट, पैसिफिक ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। यही फेनोमेनन कहलाता है एल नीनो। और जब ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स ओशन वाटर गर्म होता है, तो सिर्फ समुद्र नहीं बदलता, पूरी दुनिया का वेदर डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं सूखा पड़ता है, कहीं फ्लड्स आते हैं,
कहीं जंगलों में आग लगती है, कहीं मॉनसून फेल हो जाता है और कहीं डेडली हीट वेव्स शुरू हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया ड्राई हो जाता है, साउथ अमेरिका में हैवी रेन हो सकती है, अफ्रीका में ड्राउट बढ़ सकता है और इंडिया में वीक मॉनसून प्लस एक्सट्रीम हीट देखने को मिल सकती है। मतलब एक ओशन इवेंट जो हजारों किलोमीटर दूर शुरू होता है, वो भारत के खेत, शहर, बिजली बिल, फूड प्राइसेस सब कुछ बदल सकता है। और जब यही एल नीनो ज़्यादा पावरफुल हो जाए, उसे कहा जाता है सुपर एल नीनो। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 2026 में वही खतरा सामने खड़ा है। अब आप सोच सकते हैं, एल नीनो तो पहले भी आता था, फिर 2026 इतना डेंजरस क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इस बार मैदान पहले से ही गर्म है। पहले जब एल नीनो आता था तो वो एक नॉर्मल प्लैनेट पर असर डालता था, लेकिन आज की अर्थ नॉर्मल नहीं रही। पिछले 100-150 सालों में इंसानों ने कोल, ऑयल, गैस जलाकर इतनी ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ी हैं कि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ चुका है। मतलब धरती का बेस लाइन अब पहले जैसा नहीं रहा। जो गर्मी पहले रेयर लगती थी, वो अब नॉर्मल बनती जा रही है। जो 40 डिग्री पहले शॉकिंग था, अब कई शहरों में कॉमन होता जा रहा है। और अब इसी ऑलरेडी हीटेड प्लैनेट पर एक सुपर एल नीनो आने की संभावना है। समझिए ऐसे, अगर कोई कमरा पहले से 40 डिग्री पर हो, फिर कोई अंदर हीटर भी चला दे, तो हालत क्या होगी? यही 2026 का सिनेरियो है। क्लाइमेट चेंज ने कमरे को पहले ही गर्म कर दिया है और सुपर एल नीनो इस पर एक्स्ट्रा हीटर की तरह काम करेगा, यानी डबल हीट अटैक। एक तरफ लॉन्ग टर्म वार्मिंग, दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म क्लाइमेट शॉक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन डेंजरस इसलिए है क्योंकि इससे सिर्फ दिन की गर्मी नहीं बढ़ती, रात के टेम्परेचर भी ऊपर रहते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है, हीट वेव्स लंबे चल सकते हैं, रेनफॉल पैटर्न टूट सकता है और शरीर को रिकवरी का समय नहीं मिलता। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स 2026 को सिर्फ एक गर्म साल नहीं, बल्कि कंपाउंड क्लाइमेट थ्रेट कह रहे हैं। पहले एल नीनो अकेला आता था, अब वो क्लाइमेट चेंज के साथ आ रहा है। और जब दो संकट साथ आते हैं तो नुकसान सिर्फ जोड़कर नहीं, कई बार मल्टीप्लाई होकर होता है। इसीलिए 2026 अलग है, क्योंकि इस बार दुश्मन एक नहीं, दो हैं। अब सवाल है, अगर 2026 में सुपर एल नीनो आया तो इंडिया पर इसका असर एग्जैक्टली कैसे पड़ेगा? इसका जवाब है 4 डेंजरस लेयर्स, और ये चारों सीधे आपकी जिंदगी को छुएंगी। पहला असर, वीक मॉनसून। भारत की इकोनॉमी और एग्रीकल्चर आज भी मॉनसून पर बहुत डिपेंडेंट है। अगर बारिश नॉर्मल से कम हुई तो रिजर्वॉयर्स खाली होने लगेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा और कई राज्यों में पानी की टेंशन शुरू हो जाएगी। कुछ जगह सडन हैवी रेन होगी, कुछ जगह बिल्कुल नहीं, यानी बारिश होगी भी तो सही समय और सही जगह पर नहीं। दूसरा असर, हीट वेव्स। एल नीनो ईयर्स में इंडिया में हीट वेव्स का रिस्क बढ़ जाता है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन राज्यों में कई दिनों तक डेंजरस टेम्परेचर्स रह सकते हैं। लेकिन असली खतरा सिर्फ 45 डिग्री सेल्सियस नहीं है। असली खतरा है 40 डिग्री सेल्सियस के बाद भी काम करना, बिना शेड, बिना कूलिंग, बिना ब्रेक। डिलीवरी बॉयज, लेबरर्स, वेंडर्स, फार्मर्स, सबसे बड़ा वार इन्हीं पर पड़ेगा। तीसरा असर, क्रॉप डैमेज। कम बारिश, ज्यादा गर्मी इक्वल टू खेती पर सीधा हमला। धान, गेहूं, दालें, सब्जियां, कई क्रॉप्स टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। अगर फ्लावरिंग सीजन में हीट आ गई या इरिगेशन वाटर कम पड़ गया तो प्रोडक्शन गिर सकता है। फार्मर मेहनत पूरी करेगा, लेकिन आउटपुट आधा रह सकता है। और जब क्रॉप कम होगी तो असर सिर्फ खेत तक नहीं रुकेगा। चौथा असर, महंगाई या फूड इन्फ्लेशन। जब प्रोडक्शन कम होती है तो मार्केट में सप्लाई घटती है, और जब सप्लाई घटती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, यानी सब्जियां महंगी, दाल महंगी, अनाज महंगा, दूध और फॉडर भी प्रभावित हो सकते हैं। मिडिल क्लास परेशान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चोट गरीब परिवारों पर पड़ेगी, जिनका मंथली बजट पहले से ही टाइट है। सबसे खतरनाक बात, ये चारों इफेक्ट्स अलग अलग नहीं आते। वीक मॉनसून वाटर क्राइसिस बढ़ाता है, हीट वेव पावर डिमांड बढ़ाती है, क्रॉप डैमेज प्राइसेस बढ़ाता है, प्राइसेस स्ट्रेस बढ़ाती हैं। यानी एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म देती है। और इसी चेन रिएक्शन की वजह से 2026 सिर्फ वेदर इशू नहीं हो सकता, ये इकोनॉमिक और ह्यूमन क्राइसिस भी बन सकता है। जब हम हीट वेव की बात करते हैं तो टीवी पर सिर्फ टेम्परेचर नंबर दिखता है,
44 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इन नंबर्स के पीछे असल कहानी इंसानों की होती है, क्योंकि गर्मी सबको बराबर नहीं मारती। सबसे पहले डिलीवरी बॉयज। जब आप घर में एसी चलाकर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसी समय कोई लड़का धूप में बाइक चला रहा होता है। हेलमेट के अंदर गर्म हवा, पीठ पर भारी बैग, ट्रैफिक, धूप, डिहाइड्रेशन और डिले हुआ तो रेटिंग कम। उनके लिए हीट वेव छुट्टी नहीं होती, काम का सबसे मुश्किल दिन होता है। दूसरे, लेबर वर्कर्स। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले मजदूर सीमेंट, लोहे और कंक्रीट के बीच काम करते हैं। ये सर्फेसेस खुद गर्म होकर आग जैसे हो जाते हैं। उनके पास अक्सर शेड नहीं, कोल्ड वाटर नहीं, मेडिकल सपोर्ट नहीं। दिन भर की मजदूरी छोड़ी तो घर का खाना रुक सकता है, इसलिए कई लोग शरीर टूटने के बाद भी काम करते रहते हैं। तीसरे, पुअर फैमिलीज विदाउट एसी। हीट वेव का सबसे क्रूअल सच ये है, कूलिंग भी इनइक्वालिटी बन चुकी है। कुछ लोग एसी वाले कमरे में वेदर डिस्कस करते हैं और कुछ लोग टिन रूफ के नीचे रात काटते हैं। छोटे कमरों में हवा नहीं चलती, बिजली कट जाए तो पंखा भी बंद, रात को भी दीवारें गर्म रहती हैं, बच्चे सो नहीं पाते, बुजुर्गों की सांस फूलती है और अगला दिन फिर उसी गर्मी में शुरू होता है। चौथा, हिडन हीट स्ट्रोक डेथ्स। सबसे शॉकिंग बात यह है, हीट वेव से होने वाली मौतें अक्सर दिखाई ही नहीं देती। सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है हार्ट अटैक, डिहाइड्रेशन, ऑर्गन फेलियर, कार्डियक अरेस्ट। लेकिन सवाल है, ट्रिगर क्या था? एक्सट्रीम हीट। कई लोग सड़क पर गिरते हैं, कई घरों में कोलैप्स हो जाते हैं, कई अस्पताल पहुंचने से पहले ही हालत बिगड़ जाती है और ऑफिशियल नंबर्स अक्सर रियलिटी से बहुत कम होते हैं। असल सच, हीट वेव सिर्फ मौसम नहीं है, ये क्लास इशू है, ये हेल्थ इशू है, ये सर्वाइवल इशू है। जिसके पास शेड है, वाटर है, कूलिंग है, सेविंग्स है, वो बचने की कोशिश करेगा। जिसके पास कुछ नहीं, वो सबसे पहले हिट होगा। इसलिए जब हम कहते हैं 2026 डेंजरस हो सकता है, तो उसका मतलब सिर्फ टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं है। उसका मतलब है लाखों लोग ऐसी गर्मी झेलेंगे जिससे बचने के लिए उनके पास साधन ही नहीं है। अब सवाल उठता है, अगर हीट वेव इतनी डेंजरस है तो हमारे शहर इसके लिए तैयार क्यों नहीं है? सच्चाई ये है, बहुत जगह प्रॉब्लम सिर्फ मौसम नहीं है, प्लानिंग फेलियर भी है। पहला संकट, पेड़ कट रहे हैं। जब किसी शहर में पुराने पेड़ होते हैं तो वो सिर्फ हरियाली नहीं देते, वो टेम्परेचर कम करते हैं, शेड देते हैं, हवा बेहतर करते हैं और सड़कों को रहने लायक बनाते हैं। लेकिन कई शहरों में डेवलपमेंट के नाम पर पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। रोड वाइडनिंग, पार्किंग, प्रोजेक्ट्स, मॉल्स, कंक्रीट एक्सपेंशन। एक मैच्योर ट्री को ग्रो होने में सालों लगते हैं, लेकिन काटने में कुछ मिनट। और सैपलिंग लगाकर फोटो खिंचवा देना ओल्ड ट्री का रिप्लेसमेंट नहीं होता। दूसरा संकट, अर्बन सिटीज इक्वल टू हीट ट्रैप। हमारे शहर धीरे धीरे ओवन्स बनते जा रहे हैं। जहां पहले मिट्टी थी, पार्क थे, ओपन ग्राउंड थे, वहां अब सीमेंट, एसफॉल्ट और ग्लास बिल्डिंग्स हैं। दिन में ये सर्फेसेस हीट अब्जॉर्ब करती हैं और रात को धीरे धीरे वही हीट वापस छोड़ती हैं। इसीलिए कई सिटीज में रात को भी राहत नहीं मिलती। इस फिनोमेनन को कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, यानी शहर आसपास के रूरल एरिया से कई डिग्री ज्यादा गर्म हो सकता है। यानी हमने अपने ही शहरों को अपने खिलाफ डिजाइन कर दिया है। तीसरा संकट, हीट वेव को सीरियस डिजास्टर नहीं माना जा रहा। फ्लड आए तो हेडलाइंस बनती हैं, साइक्लोन आए तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है, लेकिन हीट वेव, अक्सर इसे बस गर्मी पड़ रही है कहकर इग्नोर कर दिया जाता है। जबकि हीट साइलेंटली मारती है। कोई ड्रामेटिक विजुअल्स नहीं, कोई टूटी इमारत नहीं, कोई पानी में डूबी सड़क नहीं, लेकिन हॉस्पिटल बेड्स भर सकते हैं, वर्कर्स कोलैप्स कर सकते हैं, एल्डरली और वल्नरेबल लोग जान गंवा सकते हैं। क्या होना चाहिए था? कूलिंग शेल्टर्स, पब्लिक वाटर पॉइंट्स, शेड कॉरिडोर्स, ट्री प्रोटेक्शन लॉज, हीट एक्शन प्लान्स, वर्क आवर सेफ्टी रूल्स। लेकिन कई जगह ये तैयारी या तो कम है या ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं होती। सबसे बड़ा सच, 2026 की गर्मी सिर्फ नेचर की वजह से डेंजरस नहीं होगी, वो इसलिए भी डेंजरस होगी क्योंकि हमने शहर ऐसे बनाए हैं जहां इंसान से ज्यादा कंक्रीट की केयर हुई है। और जब प्लानिंग फेल होती है तो कीमत आम लोग अपनी सेहत से चुकाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर 2026 इतना डेंजरस हो सकता है तो एक आम इंसान क्या करे? क्या हम एल नीनो रोक सकते हैं? नहीं। क्या हम अकेले क्लाइमेट चेंज रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या हम खुद को बचा सकते हैं, अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं
और अपने शहर को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पहला काम, ट्रीज सेव करो। नए पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले पुराने पेड़ बचाओ। एक मैच्योर ट्री कई एसी से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। वो शेड देता है, टेम्परेचर कम करता है, एयर इंप्रूव करता है और सालों से इकोसिस्टम संभालता है। अगर आपके एरिया में पेड़ कट रहे हैं, अवेयरनेस फैलाओ, लोकल लेवल पर आवाज उठाओ, क्योंकि ओल्ड ट्री कट हुआ तो उसका रिप्लेसमेंट तुरंत पॉसिबल नहीं। दूसरा काम, वाटर रेडी रखो। समर में डिहाइड्रेशन साइलेंटली अटैक करता है। घर से निकलते समय पानी साथ रखो। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखो। बार बार थोड़ा पानी पीना बेटर है, थर्स्ट लगने का इंतजार मत करो। तीसरा काम, ORS यूज करो। ORS छोटा पैकेट है, लेकिन हीट वेव में लाइफ सेवर हो सकता है। जब बॉडी से पानी और सॉल्ट्स निकलते हैं तो सिर्फ प्लेन वाटर हर बार इनफ नहीं होता। ORS हेल्पफुल लाइन ऑफ डिफेंस है, खासकर वीकनेस, स्वेटिंग या एग्जॉशन में। चौथा काम, आफ्टरनून अवॉइड करो। 12 से 4 बजे की धूप सबसे डेंजरस हो सकती है। अगर पॉसिबल हो तो अननेसेसरी बाहर मत जाओ। आउटडोर वर्क हो तो ब्रेक्स लो, शेड लो, कैप या क्लॉथ यूज करो। बॉडी सिग्नल्स इग्नोर मत करो। चक्कर, कमजोरी, हेडेक, नॉजिया वार्निंग साइंस हो सकते हैं। पांचवा काम, सोलर एंड अवेयरनेस। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ बचना नहीं, बदलना भी है। जहां पॉसिबल हो एनर्जी सेविंग करो, सोलर ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कम करो और सबसे जरूरी, दूसरों को भी अवेयर करो। सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी वर्कर, लेबरर, स्ट्रीट वेंडर, अगर किसी को पानी दे सकते हो, शेड दे सकते हो, मदद करो। फाइनल वार्निंग, 2026 की गर्मी आखिरी वार्निंग नहीं होगी। अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ता रहा, ट्रीज कटते रहे, सिटीज कंक्रीट ट्रैप बनते रहे, तो आने वाले साल और कठिन हो सकते हैं। लेकिन अभी भी समय है। छोटे कदम छोटे नहीं होते। एक पेड़ बचाना, एक वर्कर को पानी देना, एक फैमिली को अवेयर करना, एक घर को स्मार्टर एनर्जी यूज पर लाना, यही फ्यूचर बदलने की शुरुआत है। क्योंकि आने वाली गर्मी सिर्फ मौसम नहीं है, ये टेस्ट है हम कितने तैयार हैं।